नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है वो खबरें जिन्हें आपने पसंद किया, वो खबरें जिनमें शामिल है इंडिया का नजरिया, वो खबरें जो सीधे जुड़ी हैं आपसे। वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपकी चुनी हुई खबरों के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की खबरों में इंडिया की पसंद। इन खबरों में सबसे ज्यादा लोगों ने देखना चाहा है कि किसानों की हुंकार क्या हरियाणा सरकार की उल्टी गिनती सुना रही है। वहीं दूसरे नंबर पर लोगों की दिलचस्पी इस खबर में है कि क्या महिलाओं के अच्छे दिन आ गए हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तमाम महिलाओं को हमारी शुभकामनाएं और बधाई। तीसरे नंबर पर महिला दिवस पर मोदी बना ममता की जंग है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक्सक्लूसिव बातचीत जो बंगाल की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। ये बातचीत सिर्फ अभी एबीपी न्यूज के पास है। यूं तो जिस शख्स के बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बंगाल की हर सियासी पार्टी उन्हें अपने साथ लाने को बेताब है। वजह यह है कि यह शख्स बंगाल का आज की तारीख में सबसे ज्यादा पॉपुलर शख्स है। जी हम बात कर रहे हैं दादा यानी सौरव गांगुली की, जिन्होंने पहली बार राजनीति में आने पर मुंह खोला है, चुप्पी तोड़ी है, और वो भी एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने। आप भी सुनना चाहते होंगे क्या कहा दादा ने। आइए सुनवाते हैं मेरे सहयोगी कुंतल के साथ सौरव गांगुली की एक्सक्लूसिव बातचीत। जिन पर अभी पूरे बंगाल पूरे देश की नज़र है वो है सौरव गांगुली। खुद हंस रहे हैं क्योंकि अगले कुछ दिनों में क्या करेंगे दादा, क्या करेंगे अगले, मैं नहीं पूरे देश जानना चाहता। मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आई डोंट हैव एन आंसर। बोलो। तो क्रिकेट की नज़रिए से देखा जाए तो क्या प्लान है? भारत इतनी एक बड़ी सीरीज पर जीत हासिल किया, क्या आप अहमदाबाद जा रहे हैं? अहमदाबाद जा रहा हूँ नेक्स्ट 3 दिन में, पहला T20 मैच के लिए। और आईपीएल में क्या क्या होगा अगर थोड़ा बहुत प्लान बताएं। अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है आईपीएल का। अनाउंसमेंट हुए हैं, 9 तारीख से शुरू है। शुरुआत इनिशियली इट विल बी क्लोज डोर्स एंड देन विल सी वेदर वी कैन ओपन अप। वी ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वुमेन्स विल प्ले टेस्ट मैच इन इंग्लैंड दिस समर। लेकिन पिछली बार तो किसी को पता ही नहीं था कि दुबई में आईपीएल हो सकता है, लेकिन आपने करके दिखाया था। तो इस बार क्या होगा, कितने शहर में आईपीएल होगा और जहाँ जहाँ कोरोना 6 cities. IPL will happen in 6 cities and that's what it is. It will happen in group, happen in clusters and same it'll 56 days tournament, 60 matches for 56 matches for 4 playoff matches. That's what it is. But I'm happy to announce that Indian women's for the first time will play test cricket. Only Australia and England played before, so from the month of June the women's will play test matches for the first time. जो बंगाली 9 से 5 बजे ऑफिस करना पसंद करते हैं, अभी देखिए 7:22 है, आप ऑफिस में हैं, फिट है, अच्छा लग रहा है। आप सुबह से खड़े हैं। मैं तो आपके लिए खड़ा हूँ। नहीं, बिल्कुल फिट एंड एब्सोल्युटली गॉड्स ग्रेस टच वुड एवरीथिंग इज फाइन। तो एक आखिरी सवाल, हम लोग मतलब क्रिकेट में देखा है 325 रन चेस करते हुए आप इतना रन्स बनाए, इतना लंबे स्कोर चेस किया है। यहाँ तो लोग ये जानना चाहते हैं कि 160-65 का चेस होगा, 294 का चेस होगा, तो क्या होगा? ये पता नहीं, ये लोग ही बोलेंगे। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरव गांगुली। क्या 294 रनों का चेस होगा, क्या 160-65 का भी चेस होगा जो बीजेपी जानना चाहती है? ये तो समय ही बताएगा, लोग ही बताएंगे, यही कह रहे हैं सौरव गांगुली। और ये केवल कुंतल चक्रवर्ती ही कर सकते थे। बीते 1.5-2 महीने के अंदर कुंतल ने शायद तीसरी या चौथी बार दादा के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है। खास बात, दादा इनकार नहीं कर रहे हैं राजनीति में आने के सवालों पर। दादा अभी भी राजनीति के सवालों के बाउंसर को डग करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, सौरव गांगुली के इंटरव्यू के बाद आपसे माफी के साथ हम आज की दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा हर रोज होता है, हम आपकी इच्छा के हिसाब से सबसे ज्यादा पसंद की गई खबर को सबसे पहले दिखाते हैं, लेकिन आज हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने आपसे थोड़ी सी राहत मांगी है। आज महिला दिवस है, आज महिलाओं के सम्मान का दिन है, इसीलिए हम महिलाओं से जुड़ी खबरों को सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि महिला दिवस पर क्या क्या हुआ, आज महिलाएं किस मुकाम पर खड़ी हैं और क्या वाकई महिलाओं के अच्छे दिन आए हैं या महिला दिवस महज एक रस्म अदायगी भर बना हुआ है।
किसी से भी अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। खुद को वीक ना समझे, स्ट्रॉन्गनेस हमारे अंदर है। जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं वो खुद कमज़ोर है। महिला बराबर का हिस्सेदार है, महिला किसी कमज़ोर नहीं है। They say women can't have it all, but I would say dare to be different. में काफ़ी बाधाएं आएंगी, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो इम्पोर्टेंट है कि हार नहीं मानना है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महिलाएं जल थल आकाश में तरक्की कर रही हैं। महिलाओं का सम्मान इस बात में है कि उन्हें बराबरी का मौका दिया जाए। इसी राह पर कुछ हद तक भारत बढ़ता भी नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम पूरी तरीके से महिलाओं की टीम ने आज संभाला। यानी फ्लाइट के टेक ऑफ या लैंडिंग की पूरी जिम्मेदारी आज दिन भर महिलाओं के हाथों में थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौड़ी महिला पीसीआर, यानी इस पुलिस गाड़ी में महिला पुलिसकर्मी ही तैनात हैं। ऐसी 15 महिला पीसीआर वैन को दिल्ली में उतार दिया गया। ऐसे छात्राओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए किया जा रहा है। भारतीय नेवी ने 23 साल बाद महिला अधिकारियों की तैनाती युद्ध पोतों पर की है। पहली बार 4 महिला अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिसमें 2 आईएनएस विक्रमादित्य पर और 2 आईएनएस शक्ति पर है। आज जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आईएनएस शक्ति पर तैनाती की तस्वीरें हैं। ग्वालियर में इस मौके पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें ट्रेन के संचालन से लेकर ट्रेन प्रबंधन तक की जिम्मेदारी महिला कर्मियों को सौंपी गई। ये स्पेशल ट्रेन सुबह 8:30 बजे ग्वालियर पहुंची, जहां मौजूद महिला स्टाफ ने उनका स्वागत किया। यही वजह है कि संसद में जब महिलाओं को बोलने का मौका मिला तो उन्हें खुलकर अपनी बात कही। राज्यसभा में महिलाओं ने बहस के दौरान भी इसी महिला शक्ति को साबित किया। और पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि महिलाएं बेहद सशक्त हुई हैं। महिलाओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं कोविड को लेकर और कोविड लॉकडाउन को लेकर, सबसे ज्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है। उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बढ़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ी हो, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थी उससे उनको वंचित रखा गया हो। चाहे वो हम वायुयान की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे सामाजिक जीवन की बात करें, चाहे टीचिंग लाइन की बात करें, चाहे डॉक्टर की लाइन की बात करें, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर हमारी महिलाओं ने सम्मान न बढ़ाया हो। सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है। जहां पॉलिसी नीतियां गढ़ी जाती हैं वहां पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है, बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। महिला दिवस को देश अलग अलग तरीकों से मना रहा है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला दिवस एकदम अलग तरीके से मनाया। आज शिवराज की गाड़ी की ड्राइवर महिला थी, उनकी सुरक्षा में लगी सुरक्षाकर्मी भी महिलाएं थी, उनके प्रचार का जिम्मा भी महिलाओं के जिम्मे था। संदेश था कि महिला सब कुछ कर सकती है, इसीलिए वो बराबर के सम्मान की हकदार है। लेकिन सवाल ये कि ये सब सिर्फ एक ही दिन क्यों? गाड़ियों का एक काफिला नया नहीं है, नया है तो काफिले के लोग। अब तक पुरुष ये सारे काम करते आए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारी जिम्मेदारी महिलाओं को दी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नए अंदाज में महिला दिवस मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज अपने पूरे काफिले में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही प्राथमिकता दी है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के काफिले में जितनी कारकेड है उसमें सुरक्षाकर्मी सारी महिलाएं हैं और मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है वो मुख्यमंत्री की गाड़ी भी महिला ड्राइवर ही चला रही हैं। इनका नाम इरशाद है और आप देख सकते हैं कि सारे लोग उन्हें पूरे सुरक्षाकर्मी भी पूरी महिलाएं हैं। शिवराज की गाड़ी चलाने वाले इरशाद का क्या कहना है आप भी सुनिए। इरशाद जी क्या कहेंगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? सर जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है सभी महिलाओं को, उसको सभी बखूबी निभा रहे हैं और बहुत प्राउड फील हो रहा है सभी महिलाओं को। आज बहुत अच्छा दिन है। हम लोग जो सर ने एक्सपेक्ट किया है सभी से उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। आपने कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा कि अब मुख्यमंत्री को की गाड़ी का कारकेड चलाएंगे? नहीं सर, ये तो सोच में ही नहीं था किसी के कि महिलाओं को इतना बड़ा जिम्मा सौंपा जाएगा कि इतने प्रदेश के सीएम की सिक्योरिटी सब महिलाओं के हाथ में होगी। ये दिन कभी भूल पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं सर, ये तो ऐतिहासिक दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज का पूरा दिन महिलाओं के नाम किया। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री जा पहुंचे भोपाल के नेहरू नगर महिला सफाई कर्मियों के बीच। उनसे बात की, उनके साथ झाड़ू लगाई। जो सम्मान की चाह है वो बहनों की सबसे बड़ी चाह है और समाज को विशेषकर पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि बहन को, बेटी को, माँ को और पत्नी को भी इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। शिवराज ने महिला पत्रकारों के साथ पौधारोपण किया। इसके बाद भोपाल हाट में हुनर हाट का शुभारंभ किया। शाम को दीदीज कैफे में खाना भी खाया। इसके बाद महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में करीब 150 करोड़ का ऋण भी बांटा गया। यानी सुबह से लेकर शाम तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के बीच रहे, महिलाओं के लिए काम करते नजर आए। शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ऐसी ही पहल की। उन्होंने अपनी कुर्सी एक दिन के लिए महिला कांस्टेबल को दे दी। आज मातृशक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में मैंने अपने दिन की शुरुआत बिटिया मीनाक्षी को यह स्थान देकर संकेत देने की कोशिश की है। उत्साह देने के लिए अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ एक दिन के सम्मान से क्या महिलाओं का भला हो पाएगा? जो महिलाएं साल भर इस सम्मान की हकदार हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी कैबिनेट ने आज जो भाव दिखाया महिलाओं के लिए वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति ठीक हुई है? आइए आपको एनसीआरबी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2019 में मध्य प्रदेश में अपराध की 21,118 घटनाएं हुई, जिसके कारण एमपी अपराध के मामले में 6ठे नंबर का राज्य है इस देश में। बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के 37 मामलों के साथ देश में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश की गिनती होती है। एसिड अटैक में 8 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। अपहरण के 6,091 मामले, जिसके कारण इस मामले में देश में एमपी 5वें नंबर पर है। बलात्कार की 2,485 घटनाएं हुई, जिनके कारण ये लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है मध्य प्रदेश का। वहीं छेड़खानी के 5,585 मामले आए हैं, जो एमपी को 5वें नंबर पर देश में पहुंचाता है। तो आपने आंकड़े देखे, सरकार जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिख रहा कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य बना पा रहे हैं या महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज तैयार कर पा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अपने एक दिन के सम्मान पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो भी हो रहा है, जो उन पे काम किया जा रहा है वो भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये दिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दिन होने से एम्पावरमेंट नहीं होता है। सिर्फ एक दिन के लिए स्टोरी स्टेटस सब डाल के किसी भी वुमन को रिस्पेक्ट नहीं मिलता। अगर रिस्पेक्ट देना ही है तो 365 डेज देना चाहिए। आज के दिन स्टेटस रखेंगे, फिर कल से झगड़े करेंगे, वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो इंडियन कल्चर में नहीं होता है ऐसा। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा होता है कि वुमेन्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं सभी लोग, स्पेशली मेंस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है कि एक दिन, आज 8 मार्च है और आज के दिन महिला दिवस है इसलिए महिला सम्मान कर रहे हैं। ये इंस्टेड एवरी डे विमेंस का तो रिस्पेक्ट एवरी डे होना चाहिए। रोज एक महिला की इज्जत करनी चाहिए, वो भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान हैं, तो हम सबको एक साथ मिलके ही रहना चाहिए। 364 दिन भी हम नारी को, जो इस सृष्टि के आधा संख्या के बराबर हैं, उसको उसका अधिकार
मूल अधिकार, उसके सुरक्षा, उसके सम्मान का जारी रखना चाहिए। सिर्फ एक दिन ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो घर संभालती हैं और आजकल सारा काम काज उनका सर्विस से लेके तो राजनीति के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में आप देखिए, पायलट हैं महिलाएं, अभी युद्ध में भी महिलाओं का आर्मी में भी सिलेक्शन हो रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हर जगह हर समय सम्मान की ही लायक वो काम करती हैं। कृष्ण का नाम आता है तो पहले राधा का नाम आता है, सीता का नाम आता है तो पहले राम के पहले सीता का नाम आता है। इसलिए नारी प्रथम है, नारी का सम्मान बहुत ज़रूरी है, जो आज हमारे समाज में बिल्कुल खो दिया गया है। नारी का सम्मान वाकई में बहुत जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शॉपिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड समेत कई राज्यों की महिलाओं से कुछ न कुछ खरीदा है। पीएम मोदी ने गोंद पेपर की पेंटिंग, नागालैंड की परंपरागत शॉल, मधुबनी पेंटेड स्टोल, पश्चिम बंगाल से जूट फाइल फोल्डर खरीदा, जो उनके ट्वीट करने के कुछ देर के बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। प्रधानमंत्री ने असम का गमछा यानी गमोसा भी खरीदा। वहीं केरल की महिलाओं से पामक्राफ्ट नील विलक्कू खरीदी। खास बात यह है कि इन राज्यों में से 4 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के हित को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना की है। आज महिला दिवस पर ममता ने हिसाब बराबर करने की कोशिश की। गर्दन में लटकी जय बांग्ला की पट्टी, भावों में जीत का जज्बा और भंगिमाओं में महिलाओं की पूरी फौज के साथ महिला दिवस के बहाने अपनी ताकत दिखाना। বলে কিনা বাংলা দখল করবে, আমরা বলি আগে সামলা দিল্লি, তারপরে ভাববি বাংলার হিল্লি। महंगाई के खिलाफ मंच पर ममता ने अपनी पार्टी के सभी महिला चेहरों को उतार दिया। ममता ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि उनके राज में महिलाएं महफूज हैं। বাংলা এলে বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়, রাত 12টায় ঘুরে বেড়ায়, ভোর 4টায় ঘুরে বেড়ায়, সকালে ঘুরে বেড়ায়, চাকরি করে, কাজ করে। মোদি শাহের মডেল রাজ্য গুজরাট, আহমেদাবাদ এবং মোদি বাবুর প্রেয়ারের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ কথা বলে না। मौका महिला दिवस का है तो महिलाओं का दिल जीतने के लिए चुनावी कोशिश भी कम नहीं हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में जाकर महिलाओं के बहाने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला, तो आज महिला दिवस पर कोलकाता की सड़कों पर ममता ने पैदल यात्रा निकाली। इस वक्त देश में इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हराने की हुंकार भरी, अगर उसमें उनकी सत्ता चली गई तो देश में किसी भी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बचेगी। अब मौसम चुनाव का है तो प्रधानमंत्री मोदी ने ममता की उनकी दीदी वाली छवि में दरार दिखाने की कोशिश की। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बंगाल वैसे भी मां की शक्ति से चलता है, तो देखिए कैसे ममता ने महिलाओं को अपना चुनावी मुद्दा बनाया। इस चुनाव में ममता ने 49 महिलाओं को मैदान में उतारा है। उनके 22 सांसदों में 9 सांसद महिला हैं। राज्यसभा में भी टीएमसी की 2 महिला सांसद हैं और इस चुनाव में टीएमसी का नारा ही है, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। बीजेपी की भले ही बंगाल से आए 18 सांसदों में सिर्फ 2 महिला सांसद हैं, लेकिन ममता की बेटी वाली बात उनको छोड़कर बीजेपी में गए शुभेंदु को चुभी हुई है। এখন বলছে বাংলার মেয়ে, শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা, শুনে রাখুন আপনি।
बात महिलाओं की है तो आज ममता महिला सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ मंच पर विराजमान थी, लेकिन उसी वक्त उनका साथ छोड़कर कभी करीबी नहीं सोनाली गुहा बीजेपी में चली गई। उधर मनचाही सीट से टीएमसी का टिकट नहीं मिलने पर सरला मुर्मू ने भी दीदी को झटका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की दुर्दशा का सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश का हवाला देकर अपने राज्य को बेहतर बताया। तो आइए एनसीआरबी की 2019 की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि दोनों राज्यों यानी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध की क्या स्थिति है। यूपी में एक साल में 48,338 मामले दर्ज हुए, जिसके साथ महिलाओं से अपराध के मामले में यूपी नंबर 1 पर है। तो वहीं 28,031 मामलों के साथ बंगाल चौथे नंबर पर आता है। बलात्कार और हत्या के मामले में 34 केसों के साथ यूपी तीसरे नंबर पर है और 6 केसों के साथ बंगाल 11वें नंबर पर। एसिड अटैक जैसे अपराध में यूपी 42 मामलों के साथ पहले नंबर पर है और 36 मामलों के साथ बंगाल दूसरे नंबर पर। अपहरण के मामले में 11,649 मामलों के साथ यूपी पहले नंबर पर है और 4,249 मामलों के साथ बंगाल 7वें नंबर पर है। वैसे ही बलात्कार के मामले में 3,065 मामलों के साथ यूपी दूसरे नंबर पर है और 1,069 मामलों के साथ बंगाल 11वें नंबर पर है। छेड़खानी की अगर बात करें तो 11,988 मामलों के साथ यूपी पहले नंबर पर आता है और 3,399 मामलों के साथ बंगाल 11वें नंबर पर आता है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी सरकार ने बहुत काम किए हैं। अगर हम सब एक साथ मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन सकें, जागरूक हो सकें, तो कोई कारण नहीं कि महिलाओं के सामने जो सुरक्षा का संकट कभी कभी आता है, इस संकट को दूर किया जा सकता है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ अगर जुड़ेंगे तो हम लोग नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। वैसे हम यूपी और वेस्ट बंगाल को कंपेयर कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा के मामले में। यहां पर यह बताना भी बहुत जरूरी है कि जनसंख्या के मामले में, आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश की में जो आबादी है वो पश्चिम बंगाल के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने आपको दिखाया कि सरकारें किस तरीके से टोकनलिज्म यानी सांकेतिक काम कर रही हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी महिलाओं की क्या स्थिति है, जरा ध्यान से देखिए। कामकाजी महिलाएं 23% हैं। लिस्टेड कंपनियों में महिला सीईओ 3.69% है मात्र। महिलाओं में साक्षरता दर जरूर सुधरी है जो 64.63% है, फिर भी इसको संतोषजनक कतई नहीं कहा जा सकता। थल सेना में महिलाओं की हिस्सेदारी 0.56% है। वायुसेना में 1.08%, नौसेना में 6.5% ही महिलाएं काम कर रही हैं। और रिसर्च के क्षेत्र की बात की जाए तो 14% महिलाएं ही रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस बारे में फेसबुक के यूजर नवीन द्विवेदी साहब लिखते हैं, जनता के कमेंट्स हम लेते हैं अपने शो में। नवीन द्विवेदी लिखते हैं कि महिलाओं के अच्छे दिन आने का एक ही महत्वपूर्ण पैमाना है और वो है समाज और परिवार में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति जो अभी भी दयनीय है। जब तक ये मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक महिला दिवस का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे किसानों की हुंकार से डर रही है कहां की सरकार। और अब रुक करते हैं उस खबर का जिसे आपने वोट देकर इतने पहले नंबर की खबर बना दिया। और यह खबर है किसानों की उस हुंकार की जिसके चलते हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा क्यों है, आइए हम आपको बता देते हैं। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस ने दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के विधायकों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा गया है। पत्र में समर्थन न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी गई है। हरियाणा में किसान राजनीति काफी अहमियत रखती है। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला पर भी किसान आंदोलन को लेकर काफी ज्यादा दबाव है। हालांकि दुष्यंत चौटाला फिलहाल सरकार से समर्थन वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर उन पर अपने विधायकों का दबाव पड़ा
तो फिर खेल हरियाणा में बदल भी सकता है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उसको सब सिखाया जा सके। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपनी वोट दें। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को जमे हुए भले ही 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हों, लेकिन नवंबर की ये तस्वीरें उनके जहन में अभी भी जिंदा हैं। नवंबर में दिल्ली की ओर बढ़ते किसानों को रोकने के लिए हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस और किसानों की भिड़ंत हुई थी। इसे लेकर किसानों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है और अब किसानों को मौका मिला है पुराना हिसाब बराबर करने का। कांग्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर सियासी दांव चला और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। स्पीकर ने 10 मार्च की तारीख प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तय कर दी है। नंबर की इस लड़ाई में अब संयुक्त किसान मोर्चा कूद गया है और विधायकों को चेता रहा है कि अगर खट्टर सरकार के समर्थन में वोट दिया तो किसान उनको वोट नहीं देंगे। कि 10 तारीख को वो अविश्वास मत जो डालना है, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपनी वोट दें ताजो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उसको सब सिखाया जा सके। किसान मोर्चा ने एक खत भी जारी किया है जो हरियाणा के हर विधायक तक पहुंचाया जाएगा। कृषि संबंधी तीनों कानूनों और एमएसपी गारंटी को लेकर चल रहे आंदोलन के प्रति हरियाणा सरकार घोर संवेदनहीनता का रुख अपनाए हुए है। हम मांग करते हैं कि 10 मार्च 2021 को आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में सरकार के खिलाफ वोट करें। यदि आप सरकार के समर्थन में मतदान करते हैं तो जनता आपको सबक सिखाने के लिए मजबूर होगी। हरियाणा विधानसभा का गणित खट्टर सरकार के पक्ष में है, इसीलिए इस चिट्ठी में सिर्फ अपील नहीं की गई है बल्कि खुली चेतावनी भी है। दरअसल हरियाणा में 19.5 लाख किसान हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां किसानों का वोट अहमियत रखता है। ऐसे में कई विधायक किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे, खासतौर से जेजेपी के विधायक। लेकिन दुष्यंत चौटाला का रुख बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है कि अब बॉर्डर्स पे कम और देश के अलग अलग कोनों के मंचों पे ज्यादा आज नेतृत्व दिख रहा है। ये लड़ाई शायद अब राजनीतिक ग्राउंड की हो चुकी है रादर देन किसानी की। किसान नेताओं का ये दबाव विधानसभा के अंदर कितना काम करता है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन चुनावी राज्यों से लेकर हरियाणा तक जिस तरह किसान नेता दबाव का गेम खेल रहे हैं वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। किसानों का दबाव कितना काम करेगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन किसानों की इस चिट्ठी से हरियाणा के उन विधायकों पर दबाव तो बढ़ ही गया है जो किसानों की राजनीति करते आए हैं। हरियाणा के किसानों का बड़ा तबका किसान आंदोलन के जरिए के समर्थन में ऐसे ही विधायकों के लिए भविष्य की सियासत को देखना भी काफी अहम होगा। चलिए अब हम आपको हरियाणा विधानसभा का जरा गणित समझा देते हैं। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, 2 सीटें फिलहाल खाली हैं। बहुमत के लिए 45 विधायकों के समर्थन की दरकार है। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के 10 विधायक हैं। विधानसभा में कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जबकि 7 विधायक निर्दलीय हैं। इनमें से 5 सरकार के साथ हैं। गोपाल कांडा की पार्टी HLP का भी एक विधायक है और वो भी सरकार के समर्थन में है। विधानसभा के इस गणित पर भरोसा किया जाए तो खट्टर सरकार साफ तौर पर बहुमत में नजर आती है। लेकिन अगर वोटिंग के हालात आए तो किसानों के नाम पर कुछ विधायक पाला बदल भी सकते हैं। 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव खेला है। अगर अविश्वास प्रस्ताव में उसे जीत मिलती है तो खट्टर सरकार गिर जाएगी और अगर यह प्रस्ताव गिरता है तो भी कांग्रेस को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि जिन विधायकों ने सरकार का समर्थन किया है वो किसान विरोधी हैं, यानी कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की चेतावनी पर विधायकों का क्या रुख है वो भी आपको दिखाते हैं। ऐसा कोई लेटर नहीं मिला और अगर ऐसा कोई लेटर लिखते भी हैं तो प्रजातंत्र की जो स्थापित प्रणाली उसके खिलाफ है। प्रजातंत्र में जो विधायक जो चुने जाते हैं वो विधानसभा में अपना रोल अदा करने के लिए किए जाते हैं और किसी भी तरह के दबाव में किसी से कोई काम करवाना ये प्रजातांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है, सिद्धांत के खिलाफ। कल घेराव करेंगे। मेरे को अभी सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिली है 9 तारीख को मेरे ऑफिस में जाएंगे। पहले भी आए हैं, उनका राइट है, वो आ सकते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। मेमोरेंडम देने आएंगे, घेराव भी करेंगे, उनका हक है। पहले भी उन्होंने किया है, आगे भी करेंगे। हमें मेमोरेंडम देंगे, हम अपने पार्टी में डिप्टी सीएम दुष्यंत तक और मुख्यमंत्री तक लेके आने का काम करेंगे।
किसानों का मामला है, हरियाणा की सरकार खतरे में है, तो ऐसे मुद्दे पर जनता ने भी अपनी राय जरूर रखी है। जनता की प्रतिक्रिया लगातार हम इंडिया चाहता है में दिखाते हैं। जो आज हम दिखा रहे हैं उसमें से TR चौधरी साहब लिखते हैं कि किसान विरोधी सरकार है, गिरनी ही चाहिए। दूसरी तरफ स्वामीनाथन तिवारी का एक पोस्ट है कि ये किसान नहीं कांग्रेसी है। अब हरियाणा के बाद उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी छीनने के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से जल्द हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के सभी विधायकों को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। कल विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच उत्तराखंड को लेकर यह बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड के पर्यवेक्षक दुष्यंत गौतम और संगठन मंत्री BL गौतम भी शामिल हुए। सूत्रों की मानी जाए तो राज्य के पर्यवेक्षकों ने विधायकों की नाराजगी की रिपोर्ट आलाकमान को दी है। सूत्रों के मुताबिक CM पर विधायकों का आरोप है कि बड़े फैसले लेने में वो किसी की राय नहीं लेते हैं। राज्य में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात भी विधायकों ने शिकायती अंदाज में कही है। रिपोर्ट में 2022 के चुनाव में रावत के CM रहते बड़े नुकसान की आशंका भी जताई गई है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सतपाल महाराज और अजय भट्ट के नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन उसका वक्त अभी तय नहीं हो पाया है। हालांकि दिल्ली आने के पीछे रावत ने मंत्रिमंडल में फेरबदल को वजह बताया है। राजनीतिक क्राइसिस को लेकर आपको शायद बुलाया गया है, ऐसी खबरें चल रही है कि आपको दिल्ली तलब किया गया। नहीं, देखिए अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है, वो मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत का भविष्य क्या होगा ये तो 1-2 दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन इतिहास का एक तथ्य भी हम आपको और बता दें जो ये बताता है कि उत्तराखंड के इतिहास में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं कर सका है। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद बीजेपी ने 2 साल में 2 CM बनाए। नित्यानंद स्वामी 1 साल से कम CM रहे तो भगत सिंह कोश्यारी 122 दिनों के लिए ही CM रहे। 2002 में कांग्रेस जीती, 2007 में फिर से बीजेपी को बहुमत मिला। 2007 से 2012 के बीच उत्तराखंड में बीजेपी ने 2 बार CM बदले। पहले भवन चंद खंडूरी और फिर रमेश पोखरियाल निशंक CM बने। चुनाव से पहले फिर खंडूरी को CM बना दिया गया था। 2017 में फिर बीजेपी की सरकार बनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत CM बने। इस बार 4 साल बाद CM बदलने की चर्चाएं फिर शुरू हो चुकी है। ये तो बात हुई इतिहास की, लेकिन क्या उत्तराखंड में इतिहास फिर दोहराया जाएगा ये जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में अंदर खाने क्या चल रहा है इस पर कोई भी साफ साफ बोलने को तैयार नहीं है। ये देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है, वो डिक्लेयर करेंगे क्या करना है करना, हमारा काम नहीं है, वो केंद्रीय नेतृत्व का काम है। अगर उन्होंने बुलाया, मुझे जानकारी में नहीं है, बुलाया है तो कोई ना कोई आगे की नई योजना होगी। देखिए CM की नियुक्ति और नहीं करेंगे ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है, हमारा काम नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। मुख्यमंत्री पर भी बर्डन है, 4 वर्ष में काफ़ी मंत्रालय उनके पास में है, वो मंत्रालय भी नीचे जनमानस तक विधायकों पे जाने चाहिए जिससे काम का विस्तार हो। और आगे बढ़ते और बात महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना की कहर की। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 11,000 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की वजह बन गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की वापसी कितनी तेजी से हुई है उसे समझने के लिए हम आपको आंकड़ों की एक तस्वीर दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र में 7 मार्च तक एक्टिव केसों की संख्या 99,205 थी। चिंता की बात यह है कि देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में 53% महाराष्ट्र से ही हैं। 17 फरवरी तक रोज कोरोना के नए मामलों की संख्या 5,000 से कम थी। पिछले 19 दिनों में रोजाना 5,000 या उससे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिन से हालात और ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। पिछले 3 दिनों में महाराष्ट्र में हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। केंद्र के एक्सपर्ट की एक टीम ने महाराष्ट्र के कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। एक्सपर्ट की टीम ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट में कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो ना करने की बात कही गई। इसके अलावा टेस्टिंग और ट्रेसिंग प्रक्रिया तेज करने की भी सलाह दी गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी समारोह और लोकल ट्रेन के चलने के कारण कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुंबई में कोरोना की स्थिति गंभीर है और केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसे सरकार गंभीरता से ले रही है और इससे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बैठक ली है जिसमें केंद्र सरकार की रिपोर्ट के बाद कड़े कदम उठाने पर विचार किया गया है। सरकार बड़ी गंभीरता से इसको ले रही है और ये सिर्फ शादी ब्याह और जो जूहू चौपाटी जैसे या गिरगांव चौपाटी ऐसी जगह नहीं, और भी नाइट क्लब्स भी हो गए, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें ज़्यादातर लोग जमा हो रहे हैं और जहाँ पे गाइडलाइंस जो फ्लोट किए गए हैं उसको सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर विचार चल रहा है। आने वाले टाइम पे अगर इसी तरीके से केस हुआ तो हो सकता है कि रातों में जो कर्फ्यू हो या इस तरीके के जो बड़े एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ गर्दी ज्यादा होती है उसके ऊपर पहली बंदी ला सकते हैं। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार की अपेक्षा की है उस प्रकार से महाराष्ट्र में काम नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य है और उसके कारण कोरोना अगर बढ़ता है तो महाराष्ट्र की सरकार ने उसकी चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है इसके ऊपर विश्लेषण होकर महाराष्ट्र की सरकार सजगता दिखाए। पूरे महाराष्ट्र की तरह मुंबई में भी कोरोना की वापसी हो चुकी है। मुंबई कर एक बार फिर बड़े खतरे की जद में है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के नए मामले रोजाना हजारों की संख्या को पार कर रहे हैं, जो बीएमसी और सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है। रविवार को मुंबई में पिछले 131 दिनों में सबसे ज्यादा 1361 नए कोरोना मरीज मिले हैं। शनिवार को 1178 संक्रमण के मामले रजिस्टर हुए थे। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। अंधेरी वेस्ट इलाका कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन गया है। अंधेरी वेस्ट के एक हफ्ते में 700 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कोरोना के चलते 190 बिल्डिंग सील कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते बिल्डिंग्स के 2450 फ्लोर भी सील है। मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखकर अब सरकार भीड़ वाली जगहों जैसे जुहू चौपाटी, पब, बार और रेस्टोरेंट में कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। लेकिन असल समस्या लोगों की लापरवाही की है। मुंबई में कोरोना का नया एपिसेंटर बने अंधेरी वेस्ट इलाके में बढ़ते मामलों के बावजूद किस तरह की ढिलाई, देखिए हमारे संवाददाता रेणु चौधरी की ये रिपोर्ट। भीड़भाड़ की ये तस्वीरें अंधेरी पश्चिम इलाके की हैं, जहां कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में अंधेरी पश्चिम मुंबई का पहला हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। अंधेरी वेस्ट वार्ड में अंधेरी पश्चिम, जोगेश्वरी, जुहू, विले पार्ले जैसे पॉश इलाके आते हैं। बॉलीवुड के कई सितारे भी यहाँ रहते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी में एक तरफ जहां सबसे पहला हॉटस्पॉट मुंबई का धारावी बनकर उभरा था, ये वही धारावी था जहां से सबसे ज्यादा मामले और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई थी। कोरोना की दूसरी लहर में अब मुंबई का अंधेरी पश्चिम इलाका सबसे पहला हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ एक दिन में लगभग 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आपको अगर जो यहाँ के आंकड़े हम बता दें तो लगभग 7 दिनों में 700 से अधिक मामले अंधेरी पश्चिम इलाके में दर्ज किए गए हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर ये है कि मामले जो हैं किसी झुग्गी बस्ती से नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा मामले रिहायशी इमारतों से सामने आ रहे हैं। 5 तारीख को इसी इलाके के राधाकृष्ण होटल के 35 में से 10 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बीएमसी ने इस होटल को 2 दिन के लिए सील कर दिया था, लेकिन डर के चलते खुलने के बाद भी होटल में कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो लगातार होटल की सफाई कर रहे हैं, उन्हें सैनिटाइज करने का भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर स्टाफ की कटौती भी कम हुई है। इसके साथ ही ग्राहकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके से जो बीच के टेबल्स हैं उनको रेड मार्क लगाया गया है, ताकि यहाँ पर जो ग्राहक आएंगे या कस्टमर्स आएंगे खाने के लिए वो एक दूसरे के बीच में दूरी बनाकर बैठे रहें। वैसे आज मुंबई में कोरोना के मामले कम आए हैं, लेकिन ढिलाई बढ़ती गई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। प्रशांत लिखते हैं, 3 पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र जैसे एक राज्य को संभाल नहीं सकती और पूरे देश की बात करती हैं। जबकि बैद्यनाथ कुमार ने तंज किया है कि मुझे लॉकडाउन चाहिए। आज जो शब्द मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया वो बेहद खास है। आज के शब्द में म से मां है, ह से हिम्मत है। आज का शब्द उसके लिए है जो ल से लाजवाब है। आज का शब्द है महिला। इस शब्द को लेकर मुझे हजारों लोगों के संदेश मिले हैं। उनमें से 2 संदेश आपको दिखाते हैं। प्रदीप जोशी जी लिखते हैं, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। अखिल पांडे ने पोस्ट किया है, महिला वह है
जिसने साधारण मनुष्य को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। साल 1978 में एक फिल्म आई थी त्रिशूल, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। उस फिल्म में एक अकेली मां अपने बेटे को मजदूरी कर पालती है, लेकिन वो जो गीत गाती है उसमें कमजोरी नहीं, हिम्मत और आक्रोश दिखाई देता है। मैं तुम्हें रहम के साए में न पलने दूंगी, जिंदगी की कड़ी धूप में जलने दूंगी, ताकि तब के तू फौलाद बने, मां की औलाद बने। महिला की इस ताकत को शब्दों में बयां किया था मशहूर गीतकार साहिर साहब ने, साहिर लुधियानवी ने। संयोग से आज महिला दिवस भी है और साहिर साहब की जन्मशती भी। साहिर रोमांस और इनकलाब के शायर थे। तो चलिए आपको सुनाते हैं साहिर का मोहब्बत भरा ये नगमा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।